इस वीडियो में हम नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे जो कि जेपीएससी कॉम्बाइंड सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरी एग्जाम के जीएस पेपर 2 के सिलेबस में शामिल है। मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही नागवंशी शासन व्यवस्था भी एक स्वशासी प्रणाली यानी सेल्फ गवर्निंग सिस्टम थी, जिसके अंतर्गत नागवंश के राजा अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। नागवंशी शासन व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास मुंडा शासन व्यवस्था का ज्ञान होना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागवंश और उनके शासन व्यवस्था का उदय मुंडा शासन व्यवस्था के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था और इन दोनों शासन व्यवस्था में कई समानताएं भी हैं। तो यदि आप अभी तक मुंडा शासन व्यवस्था को नहीं पढ़े हैं तो पहले आप मेरा मुंडा शासन व्यवस्था वाला वीडियो को देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और यहाँ ऊपर मिल जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि नागवंश और नागवंशी शासन व्यवस्था का उदय झारखंड में कैसे हुआ था। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने मुंडा शासन व्यवस्था वाले वीडियो में बताया था कि झारखंड में सबसे पहले राज्य के गठन का शुरुआत मुंडा जनजातियों ने रीसा मुंडा के नेतृत्व में किया था और रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को पहला राजा नियुक्त किया था और उसी के नाम पर राज्य का नाम सुतिया नागखंड पड़ा था। इसी सुतिया नागखंड के अंतिम राजा मदरा मुंडा हुए, जिनका एक दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय था। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। फनी मुकुट राय का जन्म सुतियाम्बे में 64 एडी को हुआ था और इनके असली पिता पुंडरिक नाग थे। इसी ईस्वी में नागवंशियों का प्रवेश छोटा नागपुर में होना शुरू हुआ था। फनी मुकुट राय काफी योग्य था, इसलिए मदरा मुंडा ने अपने राज्य के सभी पढ़ा प्रमुखों से विचार विमर्श करके फनी मुकुट राय को अपने राज्य सुतिया नागखंड की सत्ता 83 एडी में सौंप दी। इस वक्त फनी मुकुट राय मात्र 19 वर्ष का था। मदरा मुंडा के अपने पुत्र मुकुट को फनी मुकुट राय का सहयोगी बनाया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फनी मुकुट राय गैर जनजाति था, क्योंकि वो मदरा मुंडा का अपना पुत्र नहीं था और ऐसा माना जाता है कि फनी मुकुट राय के वंशज उत्तर प्रदेश के बनारस से थे। इसीलिए इस सत्ता हस्तांतरण को जनजातियों द्वारा किसी गैर जनजाति को सत्ता सौंपने का एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता है और इसी के साथ फनी मुकुट राय झारखंड का पहला गैर जनजातीय शासक बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फनी मुकुट राय झारखंड का प्रथम सदान कहलाने लगता है। सदान का मतलब गैर आदिवासी मूलवासी होता है। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय ने ही 83 एडी यानी पहली शताब्दी में नागवंश और नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना किया। यहाँ 83 एडी का जो जिक्र है वो नागवंशावली में अंकित है, यानी नागवंशावली के अनुसार नागवंश का स्थापना 83 एडी में हुआ था, मगर जे रीड के अनुसार नागवंश का स्थापना 10वीं शताब्दी में हुआ था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये याद रखना जरूरी है कि जे रीड के अनुसार नागवंश का स्थापना कब हुआ था। फनी मुकुट राय ने सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियाम्बे को ही अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। वर्तमान में सुतियाम्बे रांची के पिठोरिया में हमें देखने को मिलता है। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। चूंकि नागवंश का स्थापना मुंडाओं के राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हुआ था, इसीलिए नागवंशी राजा मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते थे और इसी कारणवश फनी मुकुट राय ने मुंडा शासन व्यवस्था को समाप्त न करके इसका विस्तार किया। शुरुआती 1500 सालों तक नागवंशी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के अनुसार ही थोड़ा बहुत बदलाव के साथ चलाया गया। तो चलिए अब हम नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना को देखते हैं ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत बदलाव थे वो हमें समझ आ जाएं। नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही 3 स्तर का था। पहला स्तर पर ग्राम पंचायत आता था, जिसका प्रमुख महतो होता था। दूसरा स्तर पर पढ़ा पंचायत आता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। बाद में मानकी को भुइंहर कहा जाने लगा था और इसको भुइंहर क्यों कहा जाने लगा था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तीसरा स्तर पर राज्य आता था, जिसका प्रमुख नागवंशी राजा होता था और इसे महाराज का संज्ञा दिया जाता था।
अब मैं नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना को मुंडा शासन व्यवस्था से संदर्भित करता हूँ ताकि दोनों के बीच जो भी थोड़े बहुत बदलाव हैं वो साफ झलक सके। नागवंशी शासन व्यवस्था के संरचना में यह बदलाव है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख हातो मुंडा के जगह महतो बन जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख को हातो मुंडा कहते थे, मगर नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रमुख को महतो कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पट्टी पंचायत खत्म हो जाता है और मानकी को पढ़ा पंचायत का प्रमुख बना दिया जाता है। अब जब मानकी पढ़ा पंचायत का प्रमुख बन जाता है तो पढ़ा राजा का पद भी समाप्त कर दिया जाता है और सर्वोच्च पर नागवंशी राजा रहता है, यानी महाराज रहता है। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रणाली में बड़े बदलावों की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में हुई। ये बदलाव नागवंशियों को बाहरी कारणों के चलते मजबूरी में करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि किन किन बाहरी कारणों के चलते नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुए। 1585 में मुगल शासक अकबर द्वारा शाहबाज खां को झारखंड के नागवंश पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की हार होती है। मुगलों से मिली इस हार के बाद नागवंशी शासक को नजराना या पेशकश यानी अनियमित कर देने पर मजबूर किया जाता है। इस वजह से नागवंशी शासक मानकी को जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी देते हैं और इस जिम्मेदारी के साथ मानकी का नाम बदलकर भुइहर कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मानकी को भुइहर क्यों कहा जाने लगा था, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। अब चूंकि नागवंशी शासन व्यवस्था अपने शुरुआत से लेकर मुगलों के आक्रमण तक लगान मुक्त था, इस वजह से भुइहर जनता से लगान वसूलने में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके चलते नागवंशी शासक को खुद के बदौलत ही मुगलों को नजराना या पेशकश देना पड़ता था। धीरे धीरे यह नजराना या पेशकश मालगुजारी का शक्ल ले लेता है, यानी अब नागवंशी शासक को नियमित कर देना पड़ता है। कई सालों के बाद नागवंशी शासक मालगुजारी नहीं दे पाने लगे। इसके चलते नागवंशी शासक दुर्जन साल ने मुगलों को मालगुजारी देने में साफ तौर पर असमर्थता जता दी। इससे खफा होकर मुगल शासक जहांगीर ने इब्राहिम खान के नेतृत्व में नागवंश पर दोबारा हमला करवाया और 1616 में नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा। इसी दौरान जहांगीर दुर्जन साल को शाह की उपाधि देता है, क्योंकि वो दुर्जन साल के हीरा परखने की हुनर से काफ़ी प्रभावित था। 12 साल बंदी रखने के बाद दुर्जन साल को 1628 में इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वो मुगलों को 6000 रुपये वार्षिक कर देगा। रिहा होने के बाद दुर्जन साल को एहसास होता है कि भुइहर तो जनता से नियमित कर वसूली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो भुइहर से कर वसूलने का अधिकार वापस ले लेता है और जागीरदारों की नियुक्ति करता है ताकि जनता से नियमित कर वसूला जा सके। इस दौरान जनता पर नए नए कर लगाए जाते हैं, जैसे कि पंचाबही और हकीमी। इसी के साथ यहाँ जागीरदारी प्रथा की भी शुरुआत होती है। जागीरदारी प्रथा के शुरू होने के कारण भुइहरों की स्थिति कमजोर होती है, क्योंकि अब उनके पास से आर्थिक अधिकार समाप्त हो जाता है। हालांकि उनके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार बने रहते हैं। अब चूंकि हमें नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना और उसमें हुए छोटे बड़े बदलावों की जानकारी मिल गई है, तो चलिए एक नज़र इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर डालें। डॉक्टर बीपी केसरी यानी डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी की किताब छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र कुछ संदर्भ में नागवंशी शासन व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारियों का वर्णन मिलता है। इस किताब में गांव के स्तर पर या यूं कहें तो ग्रामीण स्तर पर कुल 22 पदों का जिक्र मिलता है, जो कि इस प्रकार है: महतो, भंडारी, पांडे, पोद्दार, अमीन, साहनी, बड़ाइक, विरीतिया, घटवार, इलाकावार, दिगवार, कोटवार, गोड़ाइत, जमादार, ओहवार, तोपची, बरकंदाज, बक्सी, चोपदार, बराहिल,
चौधरी, गौनझू। यहाँ पर मैं इन सभी पदों में से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनके दायित्वों का जिक्र कर देता हूँ। महतो गांव या ग्रामीण स्तर पर सबसे प्रमुख होता है। महतो शब्द का उत्पत्ति महत्तम से हुआ है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। इसे महत्तम भी कहते हैं। गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी इसके पास होती थी। भंडारी राजा के गांव में खेती बाड़ी करवाता था और अन्न का भंडारण करवाता था। पांडे वकील या सचिव होता था। अमीन भूमि का नाप करता था। घटवार दंड की सामग्री को संग्रह करने का काम करता था। गुड़ाइत संदेशवाहक और सहायक होता था। तोपची तोप चलाने वाला होता था, नाम से ही हमें पता चल जा रहा है। बरकंदाज पुलिस कार्यकर्ता या सिपाही होता था। चौधरी महतो का सहायक होता था। इन सब के अलावा हमें एक भंडारिक का पद भी देखने को मिलता है। भंडारिक भंडार गृह का प्रहरी होता था। अब यदि हम नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा स्तर के पदों की बात करें तो पढ़ा के प्रमुख को भूंयहर कहा जाता था। यह मानकी का ही बदला हुआ रूप था। शुरुआत में इसका काम जनता से कर वसूलना था। जागीरदार, मुगल काल में इसका नियुक्ति लगान वसूलने के लिए हुआ था और इसे आर्थिक अधिकार प्राप्त था। पाहन, इसका काम किसी भी सामूहिक कार्यक्रम जैसे मेला, पूजा पाठ, भोज आदि को आयोजित करवाना था। अब यदि हम नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य स्तर के पदों की बात करें तो राज्य के प्रमुख यानी नागवंशी राजा को महाराज कहा जाता था। यह प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु हुआ करता था। दीवान, दीवान वित्तीय मामलों का प्रमुख था। पांडे, ये महाराज की अनुमति से लिए गए फैसलों से सभी को मौखिक रूप से अवगत कराता था। लाल वकील होता था। कोतवाल पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। इसके अलावा ठाकुर और कुंवर जैसे पद भी होते थे जो महाराज के सहयोगी के तौर पर काम करते थे। सामान्यतः इन पदों पर राज परिवार से संबंधित लोगों को ही बैठाया जाता था। इस वीडियो में अब तक हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था का परिचय, उदय, मुंडा शासन व्यवस्था से इसका जुड़ाव एवं छोटी बड़ी बदलावों तथा इसके स्तरों के विभिन्न पदों के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर कैसे पड़ी और इसका पतन कैसे हुआ। बक्सर युद्ध के बाद 1765 में जब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि होती है, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। इसके तहत इस पूरे क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास चला जाता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा जाता है। इसके बाद 1767 में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम के ढालभूम से होता है। यहाँ अंग्रेज नागवंशियों से सख्ती से नियमित कर वसूलने के लिए 1773 में एस.जी. व्हिटली को छोटा नागपुर खास का प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त करते हैं, मगर फिर भी अंग्रेजों को इस क्षेत्र से पर्याप्त कर नहीं मिल पा रहा था। फिर जाकर 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त कानून लागू हुई तो जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई और यहाँ के राजा महाराजा से लेकर दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग भूस्वामी बनने लगे और जमींदारी वसूलने लगे। इसके परिणाम स्वरूप सालों से चला आ रहा नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर पड़ने लगा और इसका अधिकार धार्मिक कार्यों तक सिमट गया। हालांकि नागवंशी शासन व्यवस्था सीमित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर चल रहा था, मगर इसके पास अब उतना अधिकार व प्रभाव नहीं था। 1963 में जब बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून आया तो ये शासन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। नागवंश के अंतिम राजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव हुए और इसकी अंतिम राजधानी रातूगढ़ हुई। आइए अब हम नागवंश और नागवंशी शासन व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें। नागवंशी शासन व्यवस्था में अलग अलग महाराजाओं ने अपना अलग अलग राजधानी बनाया था और वे अपने राजधानी के लिए वैसे क्षेत्रों का चयन करते थे जो रणनीतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित हो, यानी वे जंगलों या पहाड़ी क्षेत्रों को राजधानी के लिए चुनते थे
ताकि यहाँ दुश्मन आसानी से ना पहुँच सके। नागवंश की विभिन्न राजधानियाँ इस प्रकार थी। पहली राजधानी सुतियांबे, दूसरी राजधानी चुटिया, तीसरी राजधानी खुखरा, चौथी राजधानी दोईसा, पांचवी राजधानी पालकोट, छठी राजधानी पालकोट भौरो और सातवीं राजधानी या आखिरी राजधानी रातूगढ़। नागवंश की राजधानियों को याद रखने का ट्रिक मुझे एक YouTube वीडियो में मिला था, जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये ट्रिक इस प्रकार है। सच खोदो पापा रातूगढ़ में। यहाँ स से सुतियांबे होगा, च से चुटिया, ख से खुखरा, दो से दोईसा, पा से पालकोट, दूसरा पा से पालकोट भौरो और फिर रातूगढ़ से रातूगढ़। नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा था। नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के गोवंशी राजा के यहाँ हुआ था। उनकी मदद से फनी मुकुट राय ने क्योंझर के आक्रमणकारी राजा और सुरगुजा के रक्सेलों को झारखंड की सीमा से निकाल बाहर किया था। नागवंशियों ने झारखंड को नागखंड, नागपुर, हीरा नागपुर आदि नामों से प्रसिद्धि दी थी। चौथी शताब्दी में जब नागवंशियों की राजधानी चुटिया में थी तो झारखंड को चुटिया नागपुर के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।